हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? फाइन एवरीवन, ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देखा कि दैट इस वीडियो में मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड के इकोनॉमिक्स का सिलेबस बच्चों डिस्कस करने वाला हूं। यस स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो जैसे कि मैंने पहले भी बच्चों आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के इसी तरह से नेचुरली बोर्ड पर लिख करके हर एक चैप्टर और हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको बच्चों एग्जाम में आएंगे उसका डिटेल वीडियो बच्चों मैंने दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पे जाकर के आप उस वीडियो को बच्चों देख सकते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या होगा और इकोनॉमिक्स में हर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीजें बताओ। तो ये बच्चों वीडियो मैंने बनाई है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को क्लियरली जानना चाहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करें। वीडियो की शुरुआत करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आपको आपके कॉमर्स से रिलेटेड अगर ऑल सब्जेक्ट्स के इसी तरह कंसेप्चुअल वीडियोस, सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, आपके चैप्टर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस अगर आपको इसी तरह बच्चों मिलते रहे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचते होंगे और आप सभी के इन सभी प्रकार के जो डाउट्स है रिलेटेड टू योर स्टडी, रिलेटेड टू योर करियर, ये चैनल के थ्रू बच्चों हम उसको इजीली सॉल्व करते रहेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वो कौन से चैप्टर है जो हमें 12th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमें बच्चों स्टडी करना है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब जैसे कि बच्चों इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है ना वो बहुत वाइड रेंज की स्टडी होती है। ओके, जिसमें हम अपने नेशनल इकोनॉमी के सभी प्रकार की समस्याओं पर डिस्कशन करते हैं। अब इन नेशनल इकोनॉमी में बच्चों जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल्स फैक्टर से रिलेटेड होते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम बच्चों हमारे नेशनल एग्रीगेट फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। तो इंडिविजुअल्स फैक्टर से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनकी स्टडी इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो के ब्रांचेस के थ्रू करता है, और जो एग्रीगेट और नेशनल नेचर के प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी स्टडी यहां पर मैक्रो ब्रांचेस की मदद से की जाती है। तो ये माइक्रो और मैक्रो ये इकोनॉमिक्स के टाइप नहीं है, दिस आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो टाइप है। इकोनॉमिक्स का बच्चों ये टाइप नहीं है। इकोनॉमिक्स की स्टडी को स्पेशलाइज बनाने के लिए यहां पर इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे कि हम इंडिविजुअल्स फैक्टर की प्रॉब्लम्स को भी स्टडी कर सके और हम लार्ज एग्रीगेट और टोटल फैक्टर्स की स्टडी भी आसानी से कर सके। ओके, तो ये आपका बच्चों फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 विच इज अबाउट यूटिलिटी एनालिसिस। अब ये यूटिलिटी एनालिसिस में आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। सो यूटिलिटी का एक नॉर्मल मीनिंग होता है जिसको हम कहते हैं यूजफुलनेस। बच्चों हम अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज का बच्चों कंजम्पशन करते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हमारे लाइफ में गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशंस ये कितना इंपॉर्टेंट है और इस गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन से हमारी वांट जो है वो किस तरह सेटिस्फाई होती है, इससे रिलेटेड जो बातें होंगी, इससे रिलेटेड जो स्टडी होगी वो बच्चों यहां पर की जाएगी, जहां पर एक ह्यूमन का कंजम्पशन बिहेवियर बच्चों एनालाइज किया जाएगा। ओके, तो ये सेकंड चैप्टर, इसको पढ़ने में बच्चों बहुत मजा आएगी। काफी इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसके एग्जाम्पल बहुत ही फनी है जो आपको इन चैप्टर्स को और भी क्लियर बच्चों समझाने में आपकी हेल्प करेंगे। और इस चैप्टर में बच्चों एक बहुत अच्छा लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो बताता है कि अगर आप सेम कमोडिटी का कंजम्पशन अगर लगातार करते जाओगे तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो बच्चों धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, सो नो वरीज, मैं आपको बच्चों उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। या मेरे ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इफ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियोस। ओके, नेक्स्ट बच्चों चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3, जिसको दो पार्ट में बच्चों डिवाइड किया गया। चैप्टर नंबर 3 का ए पार्ट जिसका नाम है बच्चों डिमांड एनालिसिस। ओके, डिमांड एनालिसिस
अब डिमांड क्या है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। डिमांड क्या है, नॉर्मल है, किसी भी चीज की डिजायर, हम कोई भी चीज की जब इच्छा करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ठीक है ना, तो ये सब जनरल भाषा में बच्चों इसको डिमांड भी कहा जाता है। बट इकोनॉमिक्स आपको बताएगा कि एग्जैक्टली डिमांड का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप की डिमांड होती है, ठीक है ना, हम कौन से डिजायर को डिमांड कहते हैं और कौन से डिजायर को डिमांड नहीं कहते हैं, इनका पूरा डिस्कशन बच्चों इस चैप्टर में आपको मिलेगा। और अगेन इस चैप्टर में भी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द 8 मार्क्स। ओके, तो आइए बच्चों देखते हैं, यह आपका चैप्टर नंबर 3 का डिमांड एनालिसिस हुआ। इसके बाद अगेन चैप्टर नंबर 3 लेकिन पार्ट बी होगा। ओके, इस चैप्टर का नाम है बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये इलास्टिसिटी वर्ड का मीनिंग नहीं समझता, बट डोंट वरी, मेरे चैनल पे मैंने इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो या अदर सब्जेक्ट्स के जितने भी टीचर्स हैं उन सभी ने आपके कंसेप्चुअल को बच्चों पूरी तरह से क्लियर किया है, तो आपको कहीं और पर जाने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं। हमारे वीडियोस आपके सभी कॉन्सेप्ट को, हर एक वर्ड की मीनिंग को आपको क्लियरली बच्चों बताते हैं। ओके, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, किसी भी, देखो हम हर व्यक्ति की जो डिमांड होती है ना बच्चों, उस डिमांड के अलग अलग टाइप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इस मार्कर की डिमांड बच्चों टीचर के लिए ज़्यादा लचीली है, ठीक है ना, और यही मार्कर की डिमांड आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बच्चों बिल्कुल भी लचीली नहीं है। तो ये जो लचीलापन होता है डिमांड के अंदर, ठीक है ना, वो उस लचीलेपन को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। सर रबर होता है ना, रबर बच्चों, तो रबर को जितना खींचो अगर वो उसके हिसाब से अपने आकार को बदल रहा है तो हम कहेंगे इट इज मोर इलास्टिक। ओके, और बच्चों कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनको आप कितना भी खींचो लेकिन वो अपना आकार नहीं बदलते, तो उनको कहा जाता है लेस इलास्टिक। तो कहने का मतलब ये है कि डिमांड बच्चों ऐसे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो कौन से फैक्टर के बदलने से डिमांड में क्या बदलाव आता है, डिमांड कितने से चेंज होता है, उस चेंजिंग फैक्टर को यहां पर मेजर करने के लिए जिस टूल का, जिस कॉन्सेप्ट का बच्चों हम यूज करते हैं उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इसका मेन काम होता है डिमांड को, यहां पर डिमांड जिस फैक्टर्स पे डिपेंड है उन फैक्टर की वजह से डिमांड में जो बदलाव आते हैं उस बदलाव को मेजर करना। ओके, सो वॉट एवर चेंजेस आर ऑकर इन द डिमांड ड्यू टू सम फैक्टर, दैट मेजरमेंट टूल इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यह आपको आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड को मेजर करने में आपकी हेल्प करता है। अब कैसे करता है, कितने प्रकार से करता है, वो सारी बातें इस चैप्टर के डिटेल में आपको समझाई जाएंगी। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 है, नेक्स्ट चैप्टर विच इज अबाउट सप्लाई एनालिसिस। यस बच्चों, डिमांड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डिमांड एनालिसिस में हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अभी ये जो बच्चों आपने चैप्टर देखे हैं विच इज अबाउट व्हाट, यस, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी, ये सब बच्चों एक कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा था, कंज्यूमर के बिहेवियर को यहां पर बच्चों स्टडी कर रहा था। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज अबाउट सप्लाई एनालिसिस, तो ये बच्चों सप्लायर के बिहेवियर को, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करेगा कि एक प्रोड्यूसर अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करता है। जैसे कंज्यूमर अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है वो हम डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। उसी तरह सप्लायर का बच्चों मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, और अपने इस मैक्सिमम प्रॉफिट को कमाने के लिए सप्लायर या प्रोड्यूसर एग्जैक्टली कौन सी एक्टिविटियां करता है या उसका इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है, वो चीजें हम लोग बच्चों इस चैप्टर में पढ़ेंगे अंडर द सप्लाई एनालिसिस। तो इन शॉर्ट दिस चैप्टर विल टेल यू व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 हुआ विच इज अबाउट सप्लाई एनालिसिस। नेक्स्ट बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है, यस, नेक्स्ट चैप्टर आपका है बच्चों फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ओके, चैप्टर को बच्चों बहुत ही अच्छे से अरेंज किया गया अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये जो चैप्टर नंबर आपका सेकेंड, थर्ड एंड थर्ड ए भी है, ये सब आपके कंज्यूमर के बारे में डिटेल दे रहा है। चैप्टर नंबर 4 बच्चों ये सप्लायर का डिटेल दे रहा है, और कंज्यूमर और सप्लायर ये दोनों आकर के बच्चों कहां पर मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। तो ऐसे कितने फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, ऐसे कितने टाइप ऑफ मार्केट है जहां पर बायर और सेलर
का बच्चों अरेंजमेंट होता है, जहां पर बायर और सेलर ये एक दूसरे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट करता है। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट की फीचर्स क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी बातें बच्चों आपको इस चैप्टर में समझाई जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर बच्चों आपका है चैप्टर नंबर 6। यस, चैप्टर नंबर 6 विच इज अबाउट व्हाट, नेशनल इनकम। ओके, सो चैप्टर नंबर 6 बच्चों, जस्ट अ मिनट, नेशनल इनकम नहीं है। चैप्टर नंबर 6 आपका बच्चों है इंडेक्स नंबर। यस, इंडेक्स नंबर क्या करता है बच्चों? इंडेक्स नंबर आपने 11th में सुना होगा या आपने उसके पहले भी कहीं तो सुना होगा इंडेक्स नंबर के बारे में। इंडेक्स नंबर क्या करता है बच्चों? यस, इंडेक्स नंबर का काम है दो वेरिएबल फैक्टर्स, कोई भी ऐसे दो फैक्टर जो एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है ना, ऐसे दो डिपेंडेंट फैक्टर के बीच में जो वेरिएशंस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर जैसे टूल का बच्चों यूज करते हैं। करेक्ट है ना? फॉर एग्जांपल, कभी कभी किसी कमोडिटी की क्वांटिटी में बदलाव होने की वजह से उसके प्राइस में भी बदलाव होता है। तो क्वांटिटी और प्राइस ये एक दूसरे पे बच्चों डिपेंडेबल चीज़ें हैं, और इन दोनों में होने वाले जो चेंजेस हैं, इन दोनों में होने वाला जो वेरिएशन है, ऐसे वेरिएशंस को मेजर करने के लिए वी हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज द इंडेक्स नंबर। ओके, तो ये इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर आपका बच्चों 6 हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर आपका बच्चों 7 है नेशनल इनकम, जहां पर हम पूरे नेशन की इनकम किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होती है, हमारे राष्ट्र की इनकम में कौन कौन से टाइप ऑफ इनकम को इंक्लूड किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर देयर विच आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ऐसे कितने तरीके हैं जिन तरीकों से हम अपने राष्ट्र की इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 विच इज अबाउट पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। नाउ पब्लिक फाइनेंस सिंपल मतलब है कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एक्टिविटी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है, इनको कहाँ कहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज से रेवेन्यू आता है, और कौन कौन से सोर्सेज में बच्चों गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू अर्न करने के सोर्सेज, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने के माध्यम क्या क्या है, उसके अलावा गवर्नमेंट को डेप्ट कब लेना पड़ता है, गवर्नमेंट कितने टाइप के डेप्ट लेती है, ये सारी बातें भी आपको बच्चों यहाँ पर पढ़नी है। तो पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट हमारे देश के गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एक्टिविटी को यहाँ पर बच्चों डिस्कस किया जाएगा, दैट इज इन चैप्टर नंबर 8। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपका चैप्टर नंबर 9 हमको पढ़ना है विच इज अबाउट मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ओके, हमारे इंडिया का मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है? यस, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ओके, तो हमारे कंट्री में फाइनेंस से रिलेटेड बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट मार्केट है। इन्हीं दो मार्केट के बेसिस पे हमारे कंट्री में फाइनेंस की बच्चों जो सप्लाई है वो स्मूथ तरीके से होती है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो ही गोज़ टू मनी मार्केट, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या तो किसी बिजनेस को या गवर्नमेंट को या किसी इंडिविजुअल को अगर लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो ही यूजुअली गोज टू द कैपिटल मार्केट। ओके, सो मनी मार्केट फुलफिल द शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट एंड कैपिटल मार्केट फुलफिल द लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। ओके, सो अगेन द डिटेल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या इसके अंदर होते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, दिस ऑल आर गोइंग टू डिस्कस under this chapter. Okay, and there is a one more chapter student, that is chapter number 10, okay, which is called as a foreign trade in India. Okay, again this is a very basic conceptual chapter, foreign trade in India. Okay, तो ये बच्चों आपके सामने मैंने 10 चैप्टर्स आपको बताए हैं कि वो कौन से 10 चैप्टर हैं जिनकी स्टडी आपको बच्चों यहाँ पर करनी है इन योर 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स सिलेबस। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए ध्यान दीजिएगा बच्चों ठीक से। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैं यहाँ पर दो चीज़ें रख देता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेंगी आपको बच्चों। यस, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँगा कि हर चैप्टर से ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसमें से एग्जैक्टली कितने मार्क्स आपको विदाउट ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विथ ऑप्शन
ओके, ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स का आता है, और यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों विदाउट ऑप्शन। ओके, जो कंपलसरी आएंगे ये बच्चों। ओके, तो विथ ऑप्शन एंड ये विदाउट ऑप्शन है। ओके, चलिए, तो माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इस चैप्टर से आपको ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 10 मार्क का क्वेश्चन बच्चों आपको आता है ऑप्शन के साथ। ओके, लेकिन 10 मार्क का क्वेश्चन जो ऑप्शन के साथ आता है उसमें से 7 मार्क का क्वेश्चन बच्चों विदाउट ऑप्शन होता है। तो इसका मतलब इस चैप्टर से आपको एक्स्ट्रा 3 मार्क के क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में आते हैं, और आपको इसमें 7 मार्क का क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसी तरह सेकेंड चैप्टर में अगर हम देखें तो इसमें भी बच्चों सेम होता है। सेकेंड चैप्टर में मैं थोड़ा एरो करूंगा सो दैट आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। इस तरीके से सेकेंड चैप्टर में भी देखा जाए तो आपको बच्चों यहाँ पर अगेन 7 मार्क का क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन आता है, और ऑप्शन के साथ बच्चों 10 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर से आपको टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें से आपको 7 मार्क के क्वेश्चन ही बच्चों सॉल्व करने हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज डिमांड एनालिसिस। इस डिमांड एनालिसिस से आपको एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन, और विथ ऑप्शन बच्चों 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो इस डिमांड एनालिसिस को चैप्टर को आप एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों मार्क करके रखो, जिसमें से टोटल 12 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा, और उसमें से आपको सिर्फ 8 मार्क के क्वेश्चन क्या करने हैं बच्चों? सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसी तरह से सेम बच्चों इलास्टिक डिमांड से भी सेम थिंग कि दैट यहाँ से भी आपको 8 मार्क के क्वेश्चन बच्चों विदाउट ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, विदाउट ऑप्शन में आपको 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, और विद ऑप्शन बच्चों 12 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी तरह से सप्लाई एनालिसिस में आपको 7-10 मतलब 7 मार्क के क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन और 10 मार्क के क्वेश्चन विद ऑप्शन आपको आएंगे। ठीक है, उसी तरह से फॉर्म्स ऑफ मार्केट में भी सेम बच्चों, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 7 विदाउट ऑप्शन और 10 विद ऑप्शन मेरे साथ साथ में अगर आप चाहें तो बच्चों लिख सकते हैं। ओके, इंडेक्स नंबर में इंडेक्स नंबर में आपको विथ ऑप्शन के साथ बच्चों 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो जितने बचे हुए चैप्टर है ना, इन सब में बच्चों आपको 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 8 ओके, लेकिन सिर्फ जो लास्ट चैप्टर बच्चों आपका है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, उसमें आपको सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन बच्चों विदाउट ऑप्शन आता है। ठीक है ना। ओके, तो नेशनल इनकम से भी 8 मार्क का क्वेश्चन, इधर से भी 8 मार्क, यहाँ से 8 मार्क का, और यहाँ से बच्चों कितने 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। करेक्ट है, तो ये 4 ओके इस तरीके से। और अगर हम विथ ऑप्शन के साथ अगर देखें तो यहाँ पर विथ ऑप्शंस में यहाँ पर बच्चों 11 और यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 ओके, एंड लास्ट में यहाँ पर भी 11 ही है, और यहाँ पर बच्चों 6 ओके। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर आपके एग्जाम में कोई है तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, कौन सा चैप्टर बच्चों? चैप्टर नंबर 3A और चैप्टर नंबर 3B। अगर ये 2 चैप्टर आप अगर करते हैं तो 24 मार्क्स का बच्चों टोटल क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से आता है। और इसके बाद में चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर बच्चों 8, ठीक है, ये 2 चैप्टर अगेन आप करते हैं तो अगेन इसमें से भी आपको बच्चों 24 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में अगर किसी को सिर्फ अगर जस्ट पास होना है तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 3A और 3B और चैप्टर नंबर बच्चों 7 और 8, ये 4 चैप्टर भी अगर वो इजीली कर ले तो भी बच्चों वो आसानी से कम पासिंग मार्क तो इजीली इसको बच्चों मिल जाएगा। और अगर इन चैप्टर को और ढंग से करता है, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करता है, सो ही कैन गेट अ गुड मार्क्स ओके, उसको थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, ये तो एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया, हमें तो बच्चों हर एक चैप्टर की स्टडी क्यों करनी है, जिससे हमारे इकोनॉमिक्स का पूरा बेस और फाउंडेशन जो है बच्चों वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपके विदाउट ऑप्शंस को अगर हम टोटल करें तो आपको टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों आएगा ओके, विदाउट ऑप्शन। और विथ ऑप्शन अगर आप देखेंगे इसको अगर आप टोटल करेंगे तो 116 मार्क का क्वेश्चन बच्चों आपको विथ ऑप्शन आता है। तो ये बच्चों रेशो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि पहले जो पुराना पोर्शन था उसमें क्या होता था, जस्ट डबल आपको ऑप्शन आते थे। जैसे
सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 8। तो आपको 8 क्वेश्चन पूछते थे, उसमें कोई आपको 4 सॉल्व करना होता था, 6 पूछते थे आपको कोई 3 सॉल्व करना होता था। इस तरह से 50% क्वेश्चन बच्चों जो लास्ट पेपर पैटर्न था, मतलब पिछले जो पोर्शन चेंज हुआ उसके पहले की बात बता रहा हूँ, वहाँ पर बच्चों आपको डबल के ऑप्शन होते हैं, लेकिन अभी आपको ऐसे डबल के ऑप्शन नहीं है। तो अभी के जो भी डिटेल है वो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर बता दिया है। सो प्लीज़ गो थ्रू विद योर सिलेबस डिटेल्स, कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों एग्जाम में देते हैं, उन चैप्टर्स की स्टडी आपको यहाँ पर मेनली करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैंने चैप्टर्स के नाम, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, विथ ऑप्शन कितने आएंगे, विदाउट ऑप्शन कितने आएंगे, ये सारा डिटेल बच्चों मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दे दिया है। आई होप सो बच्चों सारी बातें आपको क्लियर हुई रहेंगी ठीक तरीके से। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के सिलेबस इंफॉर्मेशंस पे और बाकी के कंसेप्चुअल चीज़ों पे। तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर।